अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा नियर वाशिंगटन। इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ वाशिंगटन में तो अभी 24 जून 2024 की शाम है, रात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में 25 जून 2024 का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट दिन शुरू हो रहा है। ये इम्पॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। लेकिन ये दिन इसलिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहुत इम्पॉर्टेंट इम्तिहान है। आम अगर पाकिस्तान के ज़राए अबलाग और अखबारात और इदारिये लिखने वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो पाकिस्तान में लोग कमेंट करते हैं, तो ऐसा लगेगा शायद तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है और तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पार्टी जो है उसका एक बहुत बड़ा आज इम्तिहान है। असल अगर आप इसको थोड़ा सा ज़रा सा इंटेलिजेंटली देखें तो आपको एहसास होगा कि आज का दिन जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा इम्तिहान है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला करना है कि वो तारीख़ के सामने सुरखरू होकर निकलेगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तारीख़ के अमल के सामने रुसवा होकर शर्मसार होकर निकलेगी। वजह इसकी क्या है? इस वक्त आज आखिरी दिन है उस प्रोसीडिंग और हेयरिंग का, मंगल के दिन 25 जून 2024 में, जिसका ताल्लुक रिज़र्व सीट से है, जो कि तहरीक इंसाफ की रिज़र्व सीट्स जो हैं वो छीन कर PMLN, PPP और मौलाना फजल रहमान की JUIF को दे दी गई थी, जो अमल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहीं मार्च में किया था। इसकी मज़ीद तफसीलात मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन आर्गूमेंट क्या है? आर्गूमेंट ये है कि इलेक्शन के आज पूरी सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच, इसमें से सिर्फ जब ये फुल बेंच बना था मई के आखिरी हफ्ते में, तो मुसर्रत हिलाली साहिबा किसी वजह से इससे बाहर रह गई, शायद उस वक्त बीमार थी। वरना पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज के इस पैनल, इस समात का हिस्सा है। आज आखिरी दिन है बिकॉज कल के दिन जो गुजर चुका मंडे का दिन जो है उसमें चीफ जस्टिस ऑनरेबल काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ये कह दिया था कि हमने ये सारी प्रोसीडिंग वकला को कह दिया कि आपने मंगल के दिन में 25 जून को आपने इसको समेटना है और ये बात जो है, ये प्रोसीडिंग जो है वो वेडनेसडे तक नहीं जाएगी। तो आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है जिसमें इस केस का फ़ैसला होना है, इसकी तमाम समात जो है वो ख़त्म होनी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला कर रहा है कि उसे आने वाली तारीख़ और पाकिस्तान के लोग जो हैं उसे किस तरह से देखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसकी मैं मज़ीद तफ़सीलात आपसे शेयर करता हूँ और मैं बुनियादी तौर पे कर इसलिए रहा हूँ कि मैं चाहूँगा कि आप सारे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की मंडे की प्रोसीडिंग जो है फुल कोर्ट की, उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट का वो यूट्यूब चैनल जिसकी व्यूवरशिप बहुत बढ़ चुकी है, जिसके सब्सक्राइबर बहुत बढ़ चुके हैं सिर्फ इसी केस की वजह से और इमरान खान की प्रेजेंस की वजह से, उस पर ये लाइव आएगा। या आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप इसे आके देखें ताकि आप देख सकें कि मुख्तलिफ जज साहिबान जो हैं यहाँ पर किस तरह की कॉमेंट्रीज़ करते हैं, कैसे सवालात उठाते हैं, वो क्या सच्चाई के साथ खड़े हैं, तारीख़ की राइट साइड के ऊपर हैं, या वो पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़ अपनी दलील जो है वो देते हैं। लेकिन एक छोटी सी मैं डेवलपमेंट यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ आज के दिन की मुनासबत से। हिंदुस्तान में, नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में, हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है, नरेंद्र मोदी की तीसरी हुकूमत की पार्लियामेंट का इजलास जो है वो एक दिन पहले शुरू हुआ मंडे के दिन। और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी गई कि वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने कभी कंसेंसस का सोचा नहीं था 2014 से, उन्होंने इस पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले ऑपोजिशन, जिसको अब इस वक्त कांग्रेस एक बार फिर लीड कर रही है, उससे उन्होंने ये अपील की और इल्तजा की कि हम भारत के अंदर अगर हमको डेवलपमेंट करनी है इकनॉमिक और सोशल एजेंडा के ऊपर, तो हमें एक कंसेंसस फोर्ज करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता 10 बरस जो थे 2014 से 2024 तक, उन्होंने एक मजहबी किस्म का एजेंडा यहाँ पे रन किया। आप उसकी तफसीलात में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अब वो एक बार फिर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सोशल एजेंडा की बात कर रहे हैं। और जो नई चीज़ इसमें देखी आई, क्योंकि अब जाहिर है क्योंकि उनको एक रिवर्सल मिला, पिछला जो इलेक्शन हुआ था 2019 में नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी के पास तनहा 303 सीटें थीं। अब नरेंद्र मोदी की जमात जो है उसके पास सिर्फ 240 सीटें हैं और उन्होंने हुकूमत, एक मखलूत कोएलिशन हुकूमत बनाई है 2 या 3 छोटी जमातों का साथ मिलके, जिन्होंने उनसे कैबिनेट के अंदर भी शेयर लिया है। नरेंद्र मोदी के पास आज उतनी ताकत जो है वो नहीं है। दूसरी जो चीज़ इस पार्लियामेंट में है कि यहाँ पर पहली दफ़ा 2014 के बाद, 2014 से गुज़िश्ता 10 बरस में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर कोई लोकसभा में, जो उनका नेशनल असम्बली के बराबर है,
उसमें कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि हिंदुस्तान का आइन और उसकी जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है वो ये कहते हैं कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा वो एक ऐसी जमात से होगा जिसे लोकसभा के 543 मेंबरान में से कम उस जमात को 10% उसके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए, शेयर होना चाहिए। और 2014 से कांग्रेस की किसी भी जमात के पास ऐसा शेयर नहीं था। अब तवक्को ये की जा रही है कि इस सेशन में एक बार फिर इसे कहते हैं राहुल गांधी हैं, जो वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पर इमर्ज जो है वो कर सकेंगे। और अब जिसमें जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा आने वाले हफ्तों और महीनों के अंदर वो ये होगा कि क्या नरेंद्र मोदी अपने आप को एक पोजीशन ऑफ वीकनेस से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की तरफ ले जा सकेंगे, या आने वाले महीनों और हफ्तों में उनकी जो पोजीशन ऑफ वीकनेस है ये मज़ीद वीकनेस के अंदर बदलती चली जाएगी। इसके साथ मैं वापस आ जाता हूँ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जहाँ पर अब से चंद घंटे में बहुत ही इंपॉर्टेंट 9:09 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होना है शुरू रिजर्व सीट्स के हवाले से। इसके बाद थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो आखिर मई के शुरू से पेंडिंग है, लेकिन इसकी तारीख इससे ज़्यादा पुरानी है। इलेक्शन कमीशन ने मार्च 2024 में सुन्नी इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ को उनकी रिज़र्व सीट्स जो ख़वातीन की प्रिंसिपली तौर पे हैं और माइनॉरिटीज़ की भी हैं वो देने से इनकार कर दिया, और 16 सीटें दे दी PMLN को, 5 सीटें दे दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, 4 सीटें दे दी मौलाना फजल रहमान की JOF को, जिसको चैलेंज किया इस फैसले को ECP के पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, ये सोच के कि शायद पेशावर में हमें एक सिंपैथेटिक हाई कोर्ट मिल सकेगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया। बाद में ये सवाल बड़ा उठा और इस पर बहुत ज़्यादा ये बिलीव किया जाता है कि पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर बड़ा दबाव था। आपने सुना होगा कि पेशावर हाई कोर्ट के बाद जज साहिबान ने बाद में सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि कैसे उनको ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान से उनको धमकियाँ जो हैं वो दिलवाई जाती हैं, और गालिबन उसका इसी केस के साथ ताल्लुक़ था। ताहम सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक 3 मेंबर बेंच के सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल स्ट्रोक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे चैलेंज किया, और मई 2024 के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने, जिसमें बहुत नुमायाँ थे जनाब मंसूर अली शाह साहब और उसमें बहुत नुमायाँ थे अतर मिनल्ला, उन्होंने सस्पेंड कर दिया पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को। ये वो फैसला था जिसे इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करना पड़ा। नोटिफाई करने के बाद स्पीकर पंजाब और आगे पीछे सब ने इसको फॉलो किया, और यूँ जो PDM2 की हुकूमत है उसको 77 सीटें उसकी ख़त्म हो गई, और उसकी जो 2/3 मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट के अंदर वो उसकी ख़त्म हो गई, वो सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी रह गई। उसके बाद अतर बिनल्ला का जो बेंच था मंसूर अली शाह साहब का, उसने रिकमेंड किया था कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर एक लार्जर बेंच जो है वो बनाना चाहिए, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने वो लार्जर बेंच नहीं बनाया, उन्होंने एक फुल कोर्ट का बेंच बनाया, जिसके बारे में आम तस्वर ये है कि फुल कोर्ट का बेंच उन्होंने इसलिए बनाया कि वो चाहते हैं कि उनको बड़ी भारी सपोर्ट हासिल हो इस डिस्कशन के अंदर, और इस 13 मेंबरान में बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो उन्हें सपोर्ट करेगी। जून की 3 तारीख को जब फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग पहली शुरू हुई, वहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखिल जो हैं उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो थ्रू आउट एक पार्टी की हैसियत से ही रही है, और उसको ये कहना कि वो इंडिपेंडेंट्स हैं वो गलत होगा। ताहम काजी फाइज ईसा साहब जो हैं अब तक तकरीबन इससे पहले 3 दफ़ा इसकी समाअत जो है हो चुकी है, मंडे को इसकी तीसरी समाअत थी, और हर दफ़ा काजी फाइज ईसा साहब अपने जनवरी 13, 2024 के उस फैसले को डिफेंड करते नज़र आए जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ से उसके बल्ले का निशान छीन लिया था, और यूँ तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को पूरे पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे इलेक्शन लड़ने पे मजबूर किया। उस वक्त गालिबन हिकमत अमली ये थी चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की कि इस नतीजे में लोग तहरीक इंसाफ के जो इतने ज़्यादा मुख्तलिफ लोग होंगे उनको पहचान नहीं सकेंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, चूँकि निशान जो है एक लेस एजुकेटेड माशरे के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा पढ़ा लिखा माशरा में भी निशान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने एक समझे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन लाया 8 फरवरी को, जब उन्होंने तमाम मसाइल के बावजूद, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट को पहचाना और उन्होंने उनको सेलेक्ट किया। फिर आपको पता है कि रात के 11 बजे बंदूकें लेके ROs के दफ्तरों के अंदर घुस गए माशाल्लाह हमारे बहादुर लोग, और वहाँ जाके उन्होंने पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो चोरी कर लिया। लेकिन वो तो एक अलग किस्म की डिबेट है। काजी फाइज ईसा साहब जब अपने फैसले को डिफेंड करते रहे तो 2 किस्म की काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो मसलसल अपने 13 जनवरी 2024 का जो उनका फैसला था उसको डिफेंड करते रहे, और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की लॉजिक जो है वो काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से इमर्ज करती गई। एक पॉइंट पे काजी फाइज ईसा साहब ने ये लॉजिक दी कि
इलेक्शन के वक्त में तहरीक-ए-इंसाफ के जो मेंबरान थे उन्होंने हर जगह 272 किस्म के हलकों के अंदर बल्ले के निशान के थ्रू ही इलेक्शन क्यों नहीं लड़ लिया। तो उनको याद करवाया गया कि सर आपने जो फैसला किया था 13 जनवरी का, उसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ये मुमकिन नहीं रहा था कि वो बल्ले का निशान इस्तेमाल कर सकते। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन के बाद तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्यों ज्वाइन कर लिया, उनको चाहिए था तहरीक-ए-इंसाफ को ही ज्वाइन कर लेते। अब इसका कौन उनको समझाता कि सर ये भी उसके बाद मुमकिन नहीं था। इसका जवाब वैसे उनको अतर बिन अल्लाह साहब ने जो मंडे की प्रोसीडिंग है उसमें दिया। सैटरडे का जो दिन गुजरा था यहाँ पर, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक रिटन जवाब दाखिल करवाया जिसमें उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान के आइन के एतबार से रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं करती, वो एक सियासी जमात ही नहीं है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपनी पहले से रिजर्व सीट्स के हवाले से कोई लिस्ट दी ही नहीं थी। तीसरा ये कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक मजहबी नोयत की जमात है, उसका अपना आइन जो है वो माइनॉरिटीज़ के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए उसको माइनॉरिटीज़ की सीटें जो हैं यहाँ पे नहीं मिल सकती। अच्छा, अब इसमें आप ये देखिए कि इस वक्त जो फुल कोर्ट हमारे सामने है, जिसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज इसको देखें, मैं चाहता हूँ बहुत बड़ी तादाद में आप लोग देखें ताकि उनको महसूस हो कि पूरी पाकिस्तानी कौम उनको देख रही है। इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इस फुल बेंच में काजी फ़ायज़ ईसा साहब को। अब तक की जो डिबेट हमारे सामने आई है मंडे को और उससे पहले ख़ास करके मंडे को जो आई, उसमें सिर्फ हमें तकरीबन दो या तीन डिसेंटिंग वॉइसेस नज़र आई हैं। एक उसमें हमें अतर बिन अल्लाह साहब की डिसेंटिंग वॉइस नज़र आई है, एक हमें उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की डिसेंटिंग वॉइस नज़र आई है, और हमें वहाँ पे आयशा मलिक जो हैं वो डिसेंटिंग तौर पे नज़र आई हैं। बाकी सारे के सारे जो हैं 13 में से आप सब कह लें कि 8 या 9 मेरा ख्याल है वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब का वहाँ पर एक ग्रुप है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने वहाँ पर ज़ोर दे के मंडे के दिन ये बताया कोर्ट को, पूरी खुली कोर्ट को, उन्होंने कहा कि 13 जनवरी का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसने इलेक्शन कमीशन को सीरीज़ ऑफ मिस्टेक्स और ब्लंडर्स करने पे मजबूर किया, और 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ज़िम्मेदार है उस कन्फ्यूजन के लिए और उस अजीबोगरीब सूरत हाल के लिए जो इस वक्त हम देख रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एज़ पर हिज अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन इज़ कि आइन की असल अगर रूह के एतबार से देखें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट थ्रू आउट उन्होंने एक पार्टी की बेसिस पे ही, बुनियाद के ऊपर उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। वो कभी भी दर हकीकत इंडिपेंडेंट नहीं थे, सिर्फ उनको मजबूर कर दिया गया कि वो ये अजीबोगरीब किस्म की शक्ल जो है वो इख्तियार करें। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने आर्गूमेंट वहाँ पे दिया कि ये सारी कन्फ्यूजन जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP ने पैदा की है, जो दो तरीके से पैदा की। एक ये कि उसने बैट का या बल्ले का जब सिंबल छीन लिया तहरीक-ए-इंसाफ से, तो तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन में एक पार्टी की हैसियत से पार्टिसिपेट करने से रोक दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसने तहरीक-ए-इंसाफ को एक एनलिस्टेड पार्टी के तौर भी रखा। इस पे काजी फ़ायज़ ईसा साहब का मशहूर कमेंट था कि फिर अगर एनलिस्टेड पार्टी के तौर पे तहरीक-ए-इंसाफ थी मेरे फैसले के बाद, तो फिर ये सारे लोग जो हैं इन्होंने आके तहरीक-ए-इंसाफ ही को क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया नेशनल असम्बली के अंदर। अब ये देखिए कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक पॉइंट पे मंडे के दिन में फैसल सदीकी साहब को ये भी कहा कि तुम हो कौन, तुम किसके बिहाफ पे यहाँ पे हो, तुम पहले ये तो फैसला कर लो कि तुम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हो या तुम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हो। तुम्हारा तो पोजीशन ही जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी है, तुम्हारा वजूद जो है वो उसमें एक एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आता है। सलमान अकरम राजा साहब ने बड़े मुदल्लल किस्म के यहाँ पे दलाइल दिए थे। अब आज इस प्रोसीडिंग का आखिरी दिन है और आज के दिन इसकी फिर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये लाइव ब्रॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इस पर कमेंट करें ट्विटर के ऊपर, ताकि ज़ाहिर है आज फैसला तो नहीं करेंगे, ये इसको सुनेंगे ताकि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को एहसास हो कि पूरी पाकिस्तान की निगाहें जो हैं वो उनके ऊपर हैं, और तारीख़ उन्हें याद रखेगी। आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का बहुत बड़ा इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ये फ़ैसला करना है कि तारीख़ ने उसमें उसको जीत के निकलना है, उसने इज़्ज़त हासिल करनी है तारीख़ के प्रोसेस से। ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने अपने सिर रुसवाई लेनी है पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से। ये आज फैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फुल बेंच ने करना है। थैंक यू।